तो आइए हम लोग समझते हैं नए टॉपिक को कि फ्यूचर डेरिवेटिव्स क्या है। भाई अगर आपको फ्यूचर में काम करने का अवसर मिलता है तो हमें उसकी अच्छाई और बुराई जानना जरूरी है। अगर हम ऑप्शन में काम करते हैं तो हमें ऑप्शन में काम अच्छाई और बुराई समझना जरूरी है। केवल आंख मूंद करके काम करने उतर जाइए बिना समझे जाने समझे तो वह आपको कभी कभी बहुत समस्या क्रिएट करने लगता है। इसलिए आपको यह बात जानना पड़ेगा कि भाई मुझे अगर फ्यूचर में काम करना है तो फ्यूचर की भी अच्छाई बुराई मैं समझ लूं। अगर मुझे ऑप्शन में काम करना है तो मुझे ऑप्शन को भी समझना पड़ेगा, ऑप्शन होता क्या है। ऐसे काम तो बहुत सारे लोग मार्केट में करेंगे, फ्यूचर में काम कर रहे हैं। पूछिए फ्यूचर है क्या चीज, डेरिवेटिव क्या चीज है, ऑप्शन क्या है, बताएंगे नहीं आपको। काम तो चल रहे हैं, उनमें क्या जानेंगे, काल पुट है, बस केवल काल पुट कर रहे हैं, लेकिन वो काल पुट करते करते एक दिन पुट आ जाते हैं। क्योंकि समझना जरूरी है। यहां हम आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो फ्यूचर आइए हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ऑब्लिगेट द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एन असेट एट ए प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। अगला क्या है, हियर द बायर मस्ट परचेज और द सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइन asset at set price regardless of the current market price of the expiration date। क्या है कि फ्यूचर डेरिवेटिव क्या है, ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता है भाई कॉन्ट्रैक्ट है, और हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां पे हम जब फाइनेंस की ही बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फ्यूचर डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ऑब्लिगेट, जो बाध्यकारी होता है द पार्टीज, दोनों पार्टियों पे जो कॉन्ट्रैक्ट बाध्यकारी हो रहा है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एन असेट, जिस संपत्ति के लिए दो पार्टियों के बीच में समझौता हुआ है, उन दोनों पार्टियों के लिए क्या होता हुआ, बाध्यकारी होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के लिए डेरिवेटिव जो है फाइनेंशियल एसेट्स वह बाध्यकारी होता है एट द प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। प्री डिटर्मिन पहले से निर्धारित किए गए डेट और उसकी कीमत, यानी पहले से जो डेट और टाइम एंड प्राइस निर्धारित कर दिया गया है, उसको मानने के लिए दोनों लोगों को बाध्यकारी होना होता है। और यही बात यहां बताया गया कि बायर मस्ट परचेज। अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, दो लोगों के बीच, हम फाइनेंशियल असेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे दो पार्टी हो गई, एक हो गया बायर और एक हो गया सेलर, ठीक ना भाई। अब मान लीजिए एक दो लोग हो गए, एक बायर हो गए, एक सेलर हो गया। अब इन दोनों लोगों ने किसी चीज को लेकर के समझौता किया, ठीक ना। अब यहां पे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि मान के चलिए कि सर आपके पास एक कंपनी है, और कंपनी क्या है कि आप वो कंपनी बनाते हैं किस चीज की, मान लीजिए आप चिप्स की कंपनी बनाते हैं। किसकी, चिप्स की आपके पास क्या है, कंपनी है। और चिप्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आलू। भाई आलू आपका मेन प्रोडक्ट है, उसका है, ठीक है। अंडरलाइन एसेट क्या है, आलू है। तो आलू आपको जो है, मान के चलिए आपको आलू की जरूरत है। अब आप कंपनी मालिक हैं,
तो आपको आलू खरीदना ही पड़ेगा, कहीं से नहीं कहीं से खरीदेंगे। और मान लीजिए मैं जो हूं यहां पे फार्मर हूं, क्या हूं? फार्मर, एक किसान हूं। मान लीजिए मैं क्या हूं? एक किसान हूं और मैं खेती करता हूं आलू की। आप चिप्स तैयार करते हैं, मैं खेती करता हूं। अब एक पार्टी आप हो गए और दूसरी पार्टी मान के चलिए मैं हो गया, किसान हो गया, एक कंपनी ओनर हो गया, दो पार्टी, दोनों लोगों ने मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया। समझौता क्या किया था? वो समझौता कि भाई इन्होंने कहा कि भाई मुझे आलू चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए और आप आलू पैदा करते हैं, या तो आप गए इनके पास या तो ये गए इनके पास। देखिए, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट कब तैयार होता है कि एक व्यक्ति कोई प्रपोजल रखता है, क्या रखता है? प्रपोजल यानी प्रस्ताव रखता है, और उस प्रस्ताव को कोई व्यक्ति क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, यानी एक्सेप्टेंस लेता है, यानी स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? और जिस टाइम और जिस प्राइस पे दोनों लोगों ने जब स्वीकार कर लिया तो दोनों लोगों के बीच में जो तैयार होता है वो क्या तैयार होता है? कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। यानी एक प्रपोजल, या तो अब प्रपोजल ये भी रख सकते हैं, प्रपोजल ये भी हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। इन्होंने प्रस्ताव रखा इनके सामने, इन्होंने स्वीकार कर लिया, या इन्होंने रखा इनके सामने, इन्होंने स्वीकार कर लिया। दो पार्टी थी, एक ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने स्वीकार कर लिया। और जैसे स्वीकार करिए, स्वीकार क्या किया इन लोगों ने कि भाई, इन्होंने कहा कि आप किसान हो, आप खेती पैदा करो आलू, और हम पहले से डेट, मान लीजिए आलू बोआता है अक्टूबर नवंबर में, इन्होंने कहा कि आप आलू बोइए, जितना आलू पैदा करेंगे और हमें आलू मान लीजिए फरवरी मार्च में खुदाई होती है, फरवरी मार्च में जब भी खुदाई होती है, अब मान लीजिए, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अक्टूबर में, ठीक ना? इन्होंने अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मार्च में जो भी आलू आप पैदा करेंगे तो यहां हो गया डेट मार्च में। अब आता है कि भाई इन्होंने कहा कि जो आलू आप पैदा करेंगे, एक रेट हो गया कि हम आपको 20 रुपया या 25 रुपया के भाव से हम प्रति किलो के भाव से आलू खरीद लेंगे। और इन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, या तो इन्होंने रखा कि भाई हम 25 रुपया के भाव से उस समय में सीजन में आलू आपको दे देंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इनको भी, अभी इनको आलू चाहिए कंपनी वाले को, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, हमें आलू लेना ही होता है, सीजन में कभी कभी कम पैदावार हुई तो रेट बढ़ा हुआ मिलता है, और ज्यादा पैदावार हुई तो सस्ता भी मिलता है। तो अब अनिश्चितता का गेम है, पहले ही कर लिया ना। हाँ, बता रहे हैं। तो इन्होंने एक रेट तय कर लिया दोनों लोगों ने मिलकर के, और जैसे डेट और प्राइस दोनों फिक्स होकर के दोनों लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और तब दोनों लोगों के बीच में क्या हो गया सर? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि अगर जब मान लीजिए खेती समय हो गया, पैदावार हो गई, तो उस समय में बायर क्या कर रहा है? मस्ट परचेज। अगर जो खरीदने वाला है ये निश्चित रूप से इनको खरीदना पड़ेगा वो प्रोडक्ट, और सेलर मस्ट सेल, इनको भी निश्चित रूप से बेचना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए सीजन में अब दो कंडीशन आई सर, मान लीजिए आप कंपनी ओनर है, 20 रुपया का 25 रुपया का भाव तय किया गया, लेकिन उस समय में जब आलू खरीदना हो, आलू के पैदावार क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई, मान लीजिए डिमांड सप्लाई पे मार्केट चलती है, सप्लाई ज्यादा हो गई तो रेट कम हो गया, इसका भाव मान लीजिए 20 रुपया आ गया।
या कभी कभी क्या हुई कि सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, तो रेट बढ़ गया, ये 30 रुपया हो गया, है ना। तो क्या ये दोनों लोगों में से मान लीजिए रेट कम हो गया, तो क्या ये बायर ये कह सकता है कि नहीं मुझे 20 रुपया में ही चाहिए क्योंकि मार्केट वैल्यू 20 रुपया है, आप 25 रुपया में हम नहीं देंगे? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और ये इसी को बोलते हैं फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित कर चुके हैं। जिस रेट में जिस समय पे, और ये चाहे 30 रुपया ना 50 रुपया हो जाए, ये भी ये नहीं कह सकते कि आप जो है हम आपको नहीं देंगे, हम 5 रुपया 10 रुपया अपना घाटा नहीं सहेंगे, क्योंकि इसी को बोलते हैं सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसी पे मैं आपको और मैं थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में ले जाता हूं। बीच में गवर्नमेंट ने ऐसे फ्यूचर फार्मिंग का एक कानून लाया था, किसान बिल पास किया था, जिसपे पूरे देश में हंगामा हुआ, और उस पे गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगा दिया था। अरे फिर बाद में विरोध हुआ और वो बिल को वापस लेना पड़ा, उस कानून को रद्द करना पड़ा, हाँ निर्धारित। तो उसमें यही फ्यूचर फार्मिंग का ही फार्मूला लगा था। अब फ्यूचर वो तो अगर मैं ये देखूं सर, तो इसमें किसान का कहीं से घाटा दिखता है? अगर मैं फ्यूचर फार्मिंग इस कंडीशन में हो कि मान लीजिए कंपनी वाले आपसे कहें कि आप गेहूं खूब पैदा करो और जितना होगा एक रेट हम लोग तय कर लेते हैं, जो एमएसपी जो बार बार गवर्नमेंट तय करती है, वो कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट तय करके बताए कि हमारा जो मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, तो वो क्या कहते हैं कि भाई वही कंपनी करने लगे गवर्नमेंट के न करने के लिए। आपसे कंपनी आए करे कि भाई आइए हम एक रेट पे तय कर लेते हैं। तो इस इसको बंद कर दिया करिए सर, चला रहता है ना, तो इस पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है अब ये क्या है कि ये कहें कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट जो है को ऐसा कानून क्यों लाना पड़ा, क्यों रद्द करना पड़ा? अगर ये चीजें देखने में तो अच्छी लग रही है, सुनने में अच्छे, क्या वास्तव में जमीन पे भी ये सही हो सकती है? यहां तो गवर्नमेंट से भी बैठी हुई है। अब मान के चलिए मैं एक रखता हूं आपके सामने, एक परिस्थिति रखता हूं, एक सिचुएशन रखता हूं कि मान लीजिए अब रेट अगर कम हो गया मान लीजिए, और ये कंपनी वाला ये कहे कि भाई मैं आपसे रेट, मैं मान लीजिए फ्यूचर फार्मिंग कर रहा हूं, ये तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पे हम डेरिवेटिव, तो यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ से भी आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसको एक लिमिटेड टाइम में आपको लेना और खरीदना बेचना पड़ेगा, आप वो मैंडेटरी होता है। यहां पे क्या होता है कि अब मान के चलिए ये 20 रुपया हो गया, एक कंपनी वाला, आप मान लीजिए कंपनी है, आपने कहा कि भाई मुझे सस्ते में देना हो तो दो, नहीं तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट में मुझे मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? या सेलर भी कहे कि भाई महंगा बिक रहा है, मैं आपको नहीं दूंगा, महंगा लेना हो तो लो, उनके खिलाफ वो होगा, क्या होगा? काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कुछ होगा करेगा ना भाई। कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये ला कानून बन गया, और ये कानून ब्रेक करेगा तो भाई दंड मिलेगा, है? तब आपको पनिशमेंट मिलेगा, और पनिशमेंट देगा कौन? कंट्रोलर होगा। कंट्रोल कौन होगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं। मान लीजिए फ्यूचर फार्मिंग लागू हो गया होता, सेबी इसके लिए, यहां से भी क्या करेगा? मैं किसान की बात कर रहा हूं, यहां तो सेबी करेगा, यहां क्या उन करेगा? वहां पे सरकार करेगी, सरकार करेगी। सरकार का मतलब क्या ऐसे करेगी? सरकार के पास कौन सा साधन है, कौन से संस्था के माध्यम से करेगी? अरे भाई कोर्ट है, सीधे सीधे मतलब है, क्या है? कोर्ट जाएंगे। अब मामला चला गया कोर्ट में कि भैया ये आलू खरीद नहीं रहे, मैंने तो पैदा कर दिया और मेरा आलू मैं लेकर के जाऊं कहां? ठीक, तो अब मान के चलिए
अब मुकदमा चला गया। अब ये तो बड़े आदमी हैं, सस्ते रेट पे खरीद करके अपना धंधा तो चला ले गए, चल गया। अब ये आलू कहां लेकर के जाएगा बेचारा? जब तक ले मुकदमा फाइनल नहीं होगा, आलू क्या करेगा? खराब हो जाएगा। अगर यही चीजें ये किसान अगर करता, गलती करेगा, ये मुकदमा कर देंगे, ये तो खरीद करके काम कर लेंगे, ये तो भाई रोड पे आ जाएगा ना, ये कोर्ट जाएगा। तो वो कहेगा भैया कोर्ट नहीं जाएगा, मुझे कितनो है, लेकिन क्योंकि ये इसके पास सामान है, कोर्ट जाएगा तो होल्ड रखेगा, वो कहां लेकर के जाएगा? इसीलिए बहुत सारी टेक्निकलिटी थी, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था एमएसपी, तो इसीलिए इसका विरोध हुआ। समझ रहे हैं ना कि आप हमारे, अच्छा अब उसमें क्या होता कि कंपनी वाला अपने उस प्रोडक्ट की कीमत वो डिसाइड करेगा। अभी तो गवर्नमेंट कर रही है तो एक हिसाब से मिल जा रहा है, फिर भी अब यहां जब कंपनी डिसाइड करेगी तो कहेगी नहीं हम 50 रुपया किलो गेहूं देंगे। आपसे खरीद लिया 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया सीजन में, अब कहेगा हम 50 रुपया देंगे, आपको लेना हो लीजिए। सही है, अब वो तैयारी करेगा, 60 देंगे। तो हमारे प्रोडक्ट की कीमत कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं करेगा, अब वो संस्था डिसाइड करेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो बहुत सारी चीजें थी। तो यहां पे क्या था कि आपको ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या, अच्छा अब यहां आपको सचेत क्या रहना कि अगर आप फ्यूचर मार्केट में काम कर रहे हैं, सर किसमें काम कर रहे हैं? फ्यूचर मार्केट में आपको सचेत क्या रहना है कि अब यहां निकल करके क्या आया कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो टाइम लिमिट होगी उसकी, ठीक है ना, वो टाइम बाउंड होगा, टाइम लिमिट होगी उसके बाद। और यहां बस केवल ध्यान, जब भी फ्यूचर में आप काम करेंगे केवल एक बात का ध्यान रखेंगे कि हर फ्यूचर की एक क्या होगी सर? एक्सपायरी होगी। क्या होगी? एक्सपायरी। जब टाइम लिमिट होगी तो एक्सपायरी होगी, हर, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, दोनों की एक्सपायरी होगी। आप अगर किसी भी, मान लीजिए आप स्टॉक ही में काम कर रहे हैं, किसमें? स्टॉक में। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का स्टॉक आपने लिया, टाटा मोटर का स्टॉक फ्यूचर में आपने ले लिया। अब इसकी एक्सपायरी मान लीजिए 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना, जो भी हो एक्सपायरी है। अब इसके एक्सपायरी में आपने ले लिया और आज आपने सौदा लिया, तो आपको क्या करना है कि जो इसकी एक्सपायरी डेट होगी लास्ट में, इससे पहले आपको अपने सौदे को काटना जरूरी है सर, आउट होना जरूरी है। अगर आपने बाई किया है तब भी आपको काट करके बाहर निकल जाना है, चाहे आप प्रॉफिट में है चाहे आप लॉस में है। यदि आप सेल करके गए हैं तब भी आपको एक्सपायरी से पहले उस सौदे को काट करके निकल जाना है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्यों ऐसा है? टैक्स नहीं, क्यों ऐसा करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत बड़ा रीजन है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जिस प्रोडक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की आप खरीद किए हुए हैं उस प्रोडक्ट की अंडरलाइन असेट आपको खरीदना पड़ेगा, मूलधन आपको लेना पड़ेगा। अब मैंने उदाहरण के तौर पे मैं आपको, कभी कभी आपने सुना कि लोग शेयर मार्केट में कर देते हैं, उन्होंने घाटा कर लिया और उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो घाटे की वजह से सर कोई आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या करता कहां से, पहले आप समझिए, इस चीज को आप समझिए, ये बहुत मेन चीजें हैं। जब भी फ्यूचर में काम करने का अवसर मिलेगा, इसलिए ये जानना जरूरी है कि फ्यूचर में, अब मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं सर। अभी आप मान के चलिए कि मैं एक छोटा मोबाइल खोल लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन का काम रहेगा, इसको जानना जरूरी है। अब मान के चलिए आपको मैं बोला कि ये फ्यूचर, मैं मान के चलिए कि मैं निफ्टी 50 का उदाहरण ले रहा हूं। किसका? निफ्टी 50 के इंडेक्स का। किसका? इंडेक्स में मैं काम कर रहा हूं, निफ्टी 50 है ये, निफ्टी 50 के इंडेक्स में काम कर रहा हूं। निफ्टी 50 के इंडेक्स का जो एक शेयर की कीमत इस समय कितनी चल रही है? हम एवरेज मान कर रहे हैं 26,000, चलिए जो भी हो है
एक्यूरेट क्या है, ठीक है ना, 1,26,000 रुपया है। अब आपको पता है कि 1 लाट इसकी जो है में 75 शेयर होता है। इस समय में कितना शेयर है, 75 शेयर है। 1 लाट कितने की हो गई, 75 शेयर की हो गई। तो अब बताइए 1 लाट की कीमत कितनी आ गई टोटल, 19,50,000। एवरेज मान लीजिए 20 लाख, एवरेज हम मार रहे हैं 20 लाख मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। 20 लाख रुपया आपका 1 लाट की कीमत आ गई। आपने 1 लाट की कीमत 20 लाख रुपए हो गई। लेकिन जब आप फ्यूचर में काम करेंगे तो फ्यूचर में भी काम करने के लिए आपको यहां क्या मिलता है, लीवरेज मिल जाता है सर। क्या देता है सिस्टम, लीवरेज मिलता है। 20 लाख का प्रोडक्ट अब आपको मिल गया मान के चलिए 5 लाख में। कितने में मिल गया, 5 लाख में। कितने में मिल गया, 5 लाख में मिल गया। यानी 1 लाट की कीमत जो थी 20 लाख रुपए थी, मुझे मिल गया 5 लाख रुपया। और आपके पास टोटल कितना अमाउंट है, 20 लाख रुपया। मान के चलिए आपके अमाउंट 20 लाख रुपया है, ठीक ना। तो अगर आप जहां खरीदते 1 लाट, अगर आप इसके ईटीएफ में अगर इंडेक्स खरीदते तो आपको 20 लाख देना पड़ता। अगर मैं ईटीएफ इंडेक्स में जाता तो, लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, फ्यूचर में काम कर रहा हूं, ठीक। तो फ्यूचर में मुझे लेवरेज मिल गया 20 गुना, अरे 5 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और जिसकी कीमत मुझे अब 1 लाख की 20 लाख के जगह न मुझे कितना देना पड़ा, 5 लाख देना पड़ा। तो मेरे पास अगर टोटल डीमेट अकाउंट में मेरे पास मान लीजिए 20 लाख रुपया है, मैं छोटा उदाहरण लेकर चल रहा हूं सर, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस फ्यूचर डेरिवेटिव को कि काम करने के लिए सचेत कहां रहना है आपको है। अब यहां आप देखेंगे कि ये, अब यहां आपने समझा कि आपको पता है कि अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो 75 रुपया बढ़ेगा, 1 रुपया बढ़ेगा तो 75 रुपया बढ़ेगा। अब मान के चलिए जो भी मार्केट में चली और इसकी एक्सपायरी मान के चलिए कि 31 जनवरी रख दिया गया, मान के चलिए क्या है, 31 जनवरी है। और मैंने क्या किया, इसको मैंने खरीद लिया कितने में, अब मैंने 4 लाट खरीद लिया। कितना खरीद लिया भाई, मेरे पास 20 लाख रुपया है, 1 लाट में मुझे 5 लाख में मिल रहा है, तो आज मैं क्या खरीदूंगा, 4 लाख खरीद लीजिए। नहीं, 20 लाख रुपया टोटल मैंने लगा दिया, निवेश कर दिया। लीवरेज का ऑप्शन रहता है क्या? हाँ, वो डेरिवेटिव में ऑलरेडी रहता है, ठीक है ना, वो डेरिवेटिव में आपको मिलता है वह, ठीक है ना। तो वो जो चीजें होती है, जब भी फ्यूचर में काम करेंगे वो आपको लिवरेज मिलता है वह। तो यहां पे क्या है कि 20 लाख का प्रोडक्ट आपको कितने मिला, 5 लाख में मिल गया। अब मान के चलिए कि अगर इस निफ्टी का ये 2500 के जगह पे अगर 100 रुपया बढ़ गया, 100 रुपया बढ़ गया, 2600 हो गया, अरे 26,100, तो 100 रुपया 1 शेयर पे बढ़ेगा, तो 1 लाट पे बढ़ गया आपका 7500, 4 लाट है उसी तरह प्रॉफिट होगा। अगर 100 रुपया माइनस हो गया तो उतने माइनस भी होगा, ये माइनस प्लस हो गया। मैं ये चीजें बताना नहीं चाह रहा हूं, तो प्लस माइनस जो होगा आपको मिलेगा। लेकिन अब मैंने खरीद लिया, चाहे मैं प्रॉफिट में हूं चाहे मैं लॉस में हूं। अब मैंने टोटल कितने वैल्यू का प्रोडक्ट खरीद लिया एक्चुअल में, भाई मैंने खरीदा जो है, जो 4 लाट खरीदा मैंने, बाई किया, ये 4 लाट एक्चुअल में इसकी कीमत कितनी है, 20 चौक को 80 लाख रुपए सर, 80 लाख की इसकी वैल्यू है। और मैंने कितना मैंने पेड किया, 20 लाख रुपया। अब मान लीजिए जो भी प्रॉफिट मेरा 10 भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन अब 31 जनवरी क्या है, इसकी लास्ट डेट है, एक्सपायरी है। क्या है, एक्सपायरी है, 31 जनवरी इसकी एक्सपायरी है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि इस एक्सपायरी से पहले मैं अपना जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस सौदे को काट दूंगा। क्या करूंगा,
मुझे काट दूंगा। अगर आप नहीं काटते हैं तो अब मान के चलिए कि निफ्टी का जो प्रोडक्ट है, जो शेयर है, ये जो जो वैल्यू का है, अब टोटल जो पैसा बचेगा, आपने तो 20 लाख दे रखा है, बाकी अगर मान के चलिए कि निफ्टी ना तो ऊपर गई ना नीचे ही गई, बराबर अब रह गई, तो ना आप प्रॉफिट में नहीं है ना तो लॉस में है, और आपने सौदा काटा भी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब सेबी के रूल के अनुसार अब आपको 60 लाख रुपया और देना पड़ेगा, और वो सारे शेयर आपको क्या करना पड़ेगा? रियल जो अंडरलाइन असेट है, यहां अंडरलाइन असेट क्या है? स्टॉक है भाई। यहां अंडरलाइन, ये तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपने केवल पैसा दिया था, कॉन्ट्रैक्ट एक पेपर, एक डिजिटल पेपर मिल गया था, लेकिन उसकी अंडरलाइन असेट तो है ना, कहीं स्टॉक, हमने किसी कंपनी का स्टॉक था ना वह। अब अगर आपने नहीं काटा, इसका मतलब वो स्टॉक आपको होल्ड रखना पड़ेगा, और होल्ड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाकी जो पैसा बच रहा है ये आपको दे करके, चाहे वो आप हो सकता है प्रॉफिट में भी रहे, मान के चलिए अगर ये इसमें आप लाख रुपया प्रॉफिट में भी है, 2 लाख प्रॉफिट में भी है, उससे नहीं मतलब है सर, घाटे में कोई मतलब नहीं। लेकिन अब घाटे में प्रॉफिट है हो भले हैं, लेकिन जो उस समय एक्चुअल एक्सपायरी के बाद, एक्सपायरी के समय जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी, उसके अनुसार पूरा पैसा दे करके आपको क्या करना पड़ेगा? ये असेट लेनी पड़ेगी, अंडरलाइन असेट जो स्टॉक है, आपको अपने पास शेयर रखना पड़ेगा। अब रह गए, देखिए आपके पास पैसे हैं तो आपने रख लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास जमी जमाई पूंजी 20 लाख थी, और आप तो सौदे 80 लाख का कर रहे थे, 1 करोड़ का धंधा 1 करोड़ का कर रहे थे, 20 लाख रुपया रख के 1 करोड़ का धंधा, और आप सचेत नहीं भी थे, तो आपको भरना पड़ेगा। तो यहां से अभी बैठी भाई कहेगी कि बाकी पैसा लाइए, और साथ में एक चीज और पेनाल्टी भरनी पड़ेगी कि आपने समय से कॉन्ट्रैक्ट को काटा नहीं, इसलिए पेनाल्टी भी अलग से लगेगी, और जितने दिन तक अगर आप लेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से लगेगा। तो केयर का मतलब कि इसीलिए तो बता रहे हैं कि फ्यूचर में कोई केयर नहीं होता सर, इतना दिमाग तो होना चाहिए ना कि अब एक्सपायरी है, मैं किसी के एक्सपायरी में काम कर रहा हूं, चाहे वो स्टॉक की एक्सपायरी हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे इंडेक्स का फ्यूचर हो, चाहे किसी चीज का फ्यूचर हो। इसीलिए आज ये एक्सपायरी का लोचा किसमें नहीं होता? फॉरेक्स मार्केट में सर। इसीलिए आज बहुत सारे कुछ चीजें हैं कि लोग फॉरेक्स मार्केट की तरफ जा रहे हैं, वहां एक्सपायरी का लोचा वोचा नहीं होता है, तो वहां लोग जाते हैं सर, जिनके पास पैसे हैं। तो आगे उस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं ये फ्यूचर की जब मैं बात कर रहा हूं, ये क्रिप्टो में चाहे फ्यूचर कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक के फ्यूचर कर रहे हैं, चाहे कमोडिटी का फ्यूचर कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी असेट का जो अंडरलाइन जो असेट है उसका फ्यूचर आप कर रहे हैं, सिक्योरिटी का कोई भी कर रहे हैं। लिवरेज का मतलब ये है कि इस समय कम है तो आप लिवरेज लेके घुस सकते हैं भाई, आपको ज्ञान है। मैंने क्या बताया, जैसे इंट्राडे है, तो इंट्राडे में अगर आपने नहीं काटा तो वो काट देगा, वहां तो नहीं, यहां भी कट जाएगा, लेकिन एक्सपायरी पे जब कटेगा तो आपको अच्छा कभी कभी क्या सचेत क्या रखना, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बाय किया था और लास्ट एक्सपायरी का एकदम अंतिम क्षण आप जो मैं जाकर के काटूंगा, अगर आपने बाय किया, आपने अगर सेल करना चाह रहे हैं उसमें सेलर नहीं मिला, दिक्कत बढ़ेगी। तो भाई हमको सचेत रहना होता है, जो भी प्रॉफिट लॉस अपने जगह है उसके हम अनुसार अपना काम कर लेते हैं। तो फ्यूचर में आपको इस बात का ध्यान कि फ्यूचर इस तरह से, फ्यूचर क्या हो गया, 2 पार्टियों के बीच में भाई समझौता है। एक तो ये देख लिया, दोनों बाध्यकारी होते हैं उस फ्यूचर को उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा हमें सचेत रखना है कि जब भी हम फ्यूचर में काम करें, एक्सपायरी से पहले अपने सौदे को काट करके निकल जाए, नहीं तो मुझे उसकी अंडरलाइन असेट की टोटल वैल्यू की संपत्ति देनी पड़ेगी, या तो आपके पास शेयर है उतना बेच करके दीजिए, या कोई जमीन है बेच करके दे दीजिए, पेनाल्टी तो लेगी, या आप दिवालिया घोषित हो जाइए।
या ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। भाई आपका घर द्वार नीलामी होगा, अब बदनामी होगी। तो आप थोड़ा सा सचेत अगर नहीं होगे तो जो लोग ढंग से नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको कभी कभी क्या होगा, उनको ध्यान, अरे यार चलो कोई बात नहीं, कट तो जाएगा ना, कट जाएगा, लेकिन आपके पास जेबिया में पैसा नहीं है तो भरोगे कहां से? भाई 1 करोड़ का सामान आपने 20 लाख में रुपये में खरीदा, 80 लाख के सामान 20 लाख में, प्रॉफिट तो आप 80 लाख के बराबर लेते हैं ना भाई, यहां सर्विस दी जा रही है ना, प्रॉफिट तो आप 80,000 का लेते, 80 लाख का प्रॉफिट और लॉस तो 80 लाख पे होता ना, लेकिन रुपया आपका तो इतने लगा ना। बाकी ये पैसा किसने दिया? लीवरेज का पैसा कौन देता है? सेबी नहीं देती है सर, गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं लेती है। ये कौन देता है? ये ब्रोकर जो हाउस होते हैं, ये ब्रोकर जो हाउस होते हैं, ये आपको सर्विस देते हैं बेचारे, ये पैसा लग कि चलो भाई आपके पास कम है, मैं दे रहा हूं, आप उससे कर लो, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब ये देना पड़ेगा तब तो भाई ये सेबी है ना, तो ब्रोकर हाउस, अब सेबी वहां जिम्मेदार है, तो सेबी की जिम्मेदारी है कि भाई आप अगर ले रहे हो तो आप ऐसा करो भाई, ये भरो, ये कौन भरेगा है? तो फ्यूचर में काम करने के लिए सर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2-3 चीजें है फ्यूचर में, बाकी सर कोई लोचा नहीं होता है। और अगर कैश मार्केट में काम नहीं करने का पैसा है तो सबसे बढ़िया होता, अगर आप इंट्राडे नहीं करना चाह रहे हैं तो इसमें एक्सपायरी लंबी मिलती है, 1 महीना 2-2 महीना, जैसे कमोडिटी में 3-3 महीने की एक्सपायरी मिलती है, तो लंबी एक्सपायरी होती है। तो फ्यूचर मार्केट में जैसे सोना में काम करना है, गोल्ड में, सिल्वर में, लेड में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, तो इसमें एक्सपायरी 3-3 महीने तक मिल जाती है। तो 1 महीना 3 महीना, जैसे स्टॉक में 1 महीने की एक्सपायरी मिलती है, तो आप उसी के हिसाब से फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो भाई अब 1 महीना समय मिला है आपके पास, अब ये नहीं है 1 महीना का मतलब जिस दिन से आप खरीद रहे हैं उस दिन से नहीं, 1 महीना उस कॉन्ट्रैक्ट का महीना होता है, समझ रहे हैं ना? वो कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया उसमें तो कितनी बार आप खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है ना? तो उस कॉन्ट्रैक्ट के उस महीने में आपको ध्यान रखना है, और इस बात का बस फ्यूचर में। और मैं यही सलाह देता हूं कि अगर आपके पास थोड़ा कम है, अगर कैश में नहीं काम कर सकते हैं, इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी स्टॉक के या कमोडिटी में जो भी आप काम कर रहे हैं तो उनके अनुसार आप क्या करेंगे, आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। फ्यूचर में सुविधा मिल जाती है, आपको लिवरेज मिल जाता है। तो हमारे पास देखिए मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास पैसा कम है तो भी हम यहां से ट्रेडिंग का व्यवसाय कर सकते हैं। हमको गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, हमारे पास मैकेनिज्म प्रोवाइड करवा के रखा है, बस केवल मुझे ज्ञान चाहिए से, मेरे पास समय और ज्ञान होना चाहिए। और ये चीजें फ्यूचर तो समझ में आया सर, फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को कहीं और दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना, काम करना बड़ी चीज नहीं है सर। काम तो बस केवल बाई एंड सेल करना 5 मिनट का काम है कि पैसा आप रखिए अपने डीमेट में, यहाँ बाइट कर लीजिए, यहाँ सेल कर लीजिए, और ये हो गया, काम खत्म हो गया। तो वो आप चीजें कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।